भैया 10 रुपए का पेट्रोल देना। 10 का पेट्रोल नहीं आता साहब, नहीं चलती 10 के पेट्रोल में गाड़ी। भैया गाड़ी चलाने के लिए नहीं, गाड़ी जलाने के लिए चाहिए चाहिए। नमस्कार, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेट्रोल और डीजल ने जो नॉट आउट सेंचुरी मार दी है वो क्या वो ऐसे ही स्कोर बनाती चली जाएगी। उसके बाद ये प्राइसेस क्यों बढ़ रही है, इसके बाद लोगों के पास इसके बारे में क्या अल्टरनेटिव्स हैं और ये प्राइसेस एक्चुअली गवर्नमेंट क्यों बढ़ा रही है, क्यों टैक्सेस इस पर बढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम करने वाले हैं बात। पेट्रोल डीजल की प्राइसेस क्यों बढ़ रही है और कब तक ये बढ़ती रहेगी, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए हमें इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना होगा, जो हम बड़े ही आसान एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाएंगे। आज हमारे 14 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर्स पूरे हुए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कंटिन्यूस सपोर्ट से ही ये पॉसिबल हुआ है और इसीलिए हम लेकर आए एक स्पेशल गिव अवे, जिसमें हम आपको गिव अवे में दे रहे हैं मैकबुक एयर। मैकबुक एयर मैं खुद यूज़ करता हूँ और उससे मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एटलीस्ट 25-30% से तो बढ़ी गई है। इस गिव अवे की जो प्रोसेस है मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक और सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ के बारे में कि गवर्नमेंट जो भी इनकम कमाती है वो एग्जैक्टली आती कहाँ से है। गवर्नमेंट का 53% रेवेन्यू आता है टैक्सेस से, गवर्नमेंट का 36% रेवेन्यू आता है बोरोइंग्स के जरिए, यानी गवर्नमेंट उधार लेती है पैसा बॉन्ड्स के जरिए। उसके बाद गवर्नमेंट का 6% रेवेन्यू आता है डिसइन्वेस्टमेंट से, जैसे कि गवर्नमेंट LIC में अपना कुछ स्टेक बेच रही है, रेलटेल में अपना कुछ स्टेक बेच रही है, तो वहाँ से गवर्नमेंट का लगभग 6% रेवेन्यू आ रहा है और बचा हुआ 5% रेवेन्यू आ रहा है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से। इस तरह गवर्नमेंट का पूरा 100% रेवेन्यू फिलहाल आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी रेवेन्यू 53% रेवेन्यू आ रहा है टैक्सेस से। सो टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोरोना वायरस पैंडेमिक में बहुत सारी बिजनेसेस खराब परफॉर्म करने लगे। उस लॉकडाउन के दौरान तो कई सारे बिजनेसेस बंद थे। ऐसे में गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था टैक्सेस के जरिए, GST के जरिए, वो आना कम हो गया। अब गवर्नमेंट को उससे रिकवर कहीं ना कहीं से तो करना था, कहीं ना कहीं से तो और रेवेन्यू लाना था। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस थे वो बहुत कम हो गए थे। क्रूड ऑयल का रेट गिरकर $20 पर बैरल पर आ गया था, क्योंकि उस टाइम क्रूड ऑयल की डिमांड भी काफ़ी कम चल रही थी। सो ऐसे में गवर्नमेंट ने तुरंत एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। गवर्नमेंट ने मार्च और मई 2020 में पेट्रोल पर 13 रुपीज़ पर लीटर की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। साथ ही डीजल पर इन्हीं 2 महीनों में एक्साइज ड्यूटी 16 रुपीज़ पर लीटर से बढ़ा दी। यानी पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी जो 20 रुपए के करीब थी वो अब बढ़कर 32-33 रुपए हो गई। कई सारे स्टेट्स ने इसी दौरान वैट बढ़ा दिया, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसी दौरान 2 रुपए पर लीटर से वैट बढ़ा दिया। अब सवाल आता है कि एक्साइज ड्यूटी और वैट किसे जाता है। तो पेट्रोल पर मेनली 2 टैक्सेस लगते हैं, एक है एक्साइज ड्यूटी, दूसरा है वैट। एक्साइज ड्यूटी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वैट जाता है, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे कि फिलहाल पेट्रोल पर 32.90 रुपीज़ की एक्साइज ड्यूटी चल रही है, तो ये 32.90 रुपीज़ जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। वहीं राजस्थान में पेट्रोल पर 36% का वैट लग रहा है, तो ये वैट जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट को। सो इस तरह एक्साइज ड्यूटी और वैट पेट्रोल पर लगते हैं। अगर हम पेट्रोल की बेस प्राइस की बात करते हैं तो वो बहुत कम है, लेकिन उस पर जो टैक्सेस है वो है बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि पेट्रोल की बेस प्राइस 16 फरवरी 2021 को 32.11 रुपीज़ थी। उसमें आप डीलर कमीशन ऐड करते हो तो वो करीब 36 रुपीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर पेट्रोल की प्राइस निकल कर आई 36 रुपीज़, लेकिन हम पे कर रहे हैं 90 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक। ये इसलिए क्योंकि ऊपर का जो भी पैसा जा रहा है वो एक्साइज ड्यूटी और वैट के जरिए गवर्नमेंट को जा रहा है। और जब ये एक्साइज ड्यूटी और वैट बढ़ने लगे तब इस पर किसी का भी ध्यान नहीं था, क्योंकि उस टाइम क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत कम थी, यानी $20 पर बैरल थी। लेकिन जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइसेस रिसेंटली बढ़ने लगी है, वैसे वैसे लोगों को पता चलने लगा है कि हम काफ़ी ज़्यादा प्राइस पेट्रोल और डीजल के लिए पे कर रहे हैं। फिलहाल क्रूड ऑयल की प्राइसेस फिर से बढ़ने लगी है और वो फिलहाल $60 पर बैरल के करीब चल रही है। तो इसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस ओवरऑल काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी है। अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस और बढ़ती है तो यहाँ पर ये प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। अब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, इसमें जो ब्लू लाइन है वो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस। क्रूड ऑयल की प्राइसेस आप देख सकते हो कि पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस फिलहाल 2003-2004 के लेवल पे हैं। 2003 में मुंबई में पेट्रोल की प्राइस थी 37 रुपीज़ पर लीटर। आज भी क्रूड ऑयल उसी लेवल पे है, यानी आज भी क्रूड ऑयल की प्राइस उसी लेवल पे है, लेकिन फिर भी हम उस 37 रुपीज़ पर लीटर की बजाय पे कर रहे हैं 90-100 रुपीज़, क्योंकि इस दौरान एक्साइज ड्यूटी और वैट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इसलिए आप इन ग्राफ में देख सकते हो कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिर रही है, उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस लगातार बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस से 99,000 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा था। जैसे जैसे गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने लगी वैसे वैसे यहाँ से आने वाला रेवेन्यू लगातार बढ़ता चला गया। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में ये रेवेन्यू 99,000 से बढ़कर 2,42,000 करोड़ हुआ और पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 में भी ये रेवेन्यू 2,39,599 करोड़ था। अब क्योंकि गवर्नमेंट को इस रेवेन्यू सोर्स की काफी आदत हो गई थी, इसलिए जैसे ही कोरोना वायरस पैंडेमिक में बाकी टैक्सेस का कलेक्शन कम हो गया, साथ ही पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन भी कम हो गया, तो वैसे यहाँ पर टैक्सेस और ड्यूटीज बढ़ाई गई और वहां से रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की गई। अब ये तो समझ में आया कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस क्यों बढ़ रही है। अब सवाल ये आता है कि ये प्राइसेस कब तक बढ़ती रहेगी, क्या ये प्राइसेस कम होने के कोई चांसेस है?
एक्साइज ड्यूटी कम होने के कोई चांसेस हैं? तो जहाँ तक मेरा मानना है तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, और उसके पीछे भी कुछ फैक्ट्स और फिगर्स मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट की जो फिस्कल डिफिसिट है वो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसमें एक रीज़न कोरोना वायरस पैंडेमिक भी है, और दूसरा रीज़न थोड़ा इकोनॉमी में आया हुआ स्लो डाउन भी है। ये फिस्कल डिफिसिट क्या होता है उसे आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। आपकी एक इनकम है, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम है 40,000 रुपीज़ और आपके एक्सपेंसेस है 50,000 रुपये। इनकम है 40,000 रुपीज़, एक्सपेंसेस है 50,000 रुपीज़। तो बीच में जो 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, एक्स्ट्रा खर्चा आपसे हुआ है, उसे कहते हैं डिफिसिट। तो जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंसेस उनके टोटल इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तब डिफिसिट तैयार होती है, और ये डिफिसिट जितनी कम हो उतनी बेहतर, ना ही हो तो सबसे बेहतर। फाइनेंशियल ईयर 2019 में ये फिस्कल डिफिसिट 6.45 लाख करोड़ थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में और बढ़कर 9.30 लाख करोड़ हुई, और इस फाइनेंशियल ईयर में जनवरी 2021 तक ये फिस्कल डिफिसिट 12.34 लाख करोड़ तक चली गई है, और माना जा रहा है कि मार्च 2021 तक ये 15 लाख करोड़ या फिर उससे ऊपर भी जा सकती है। अब इतनी ज़्यादा फिस्कल डिफिसिट है तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से अपने रेवेन्यू सोर्सेज और बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस है इनकम सोर्सेज को बढ़ाया जाए और स्ट्रॉन्ग किया जाए, और ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है तो मुझे नहीं लगता कि ये अजम्पशन सही है। उसके बाद दूसरा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट है वो लगातार बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट चाह रही है कि लगातार मैन्युफैक्चरिंग और बाकी चीज़ों पर फोकस किया जाए और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए। फाइनेंशियल ईयर 2018 में गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर 3,09,000 करोड़ था, जो कि बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2019 तक 3,41,000 करोड़ हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये 3.9 लाख करोड़ हुआ, और फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये 4.39 लाख के करीब चल रहा है। और रिसेंटली जो बजट आया था उसमें ये बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट है 5.54 लाख करोड़, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के जो इनकम सोर्सेस हैं वो भी गवर्नमेंट को बढ़ाने पड़ेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर आपने ऑब्जर्व की होगी कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता है, यहाँ पर जीएसटी नहीं रहे। तो पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंडर नहीं लाया गया, उसका मेन रीज़न ये है कि गवर्नमेंट चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू, जब भी गवर्नमेंट को इमरजेंसी फंड की ज़रूरत है या फिर अपना रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत है, तो यहाँ से वो पैसा और वो टैक्सेस कलेक्ट कर सके, और इसीलिए जीएसटी के अंडर पेट्रोल और डीजल को नहीं लाया गया, क्योंकि जीएसटी का जो हाईएस्ट टैक्स है फिलहाल है वो 28% है। सो ऐसे में गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करने हैं तो जीएसटी के अंडर वो पॉसिबल नहीं होगा, और इसीलिए यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी और वैट जैसी चीज़ों से टैक्स कलेक्शन शुरू है। और इसी के चलते आज बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स करीब करीब अपना 20% रेवेन्यू सिर्फ पेट्रोल डीजल से ही कमा रहे हैं। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं, महंगाई भी बढ़ती है, बिकॉज उससे ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ते हैं। रिक्शा वाला आपसे ज़्यादा पैसे मांगने लगता है, बस वाला भी आपसे ज़्यादा पैसे मांगने लगता है, क्योंकि फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई है। सो ऐसे में ये बढ़ते हुए रेट्स काफ़ी प्रॉब्लम्स देते हैं। अब इनका सोल्यूशन क्या है? क्या कुछ चीज़ें हैं जो लोग फॉलो कर सकते हैं और जिससे इसका इम्पैक्ट लोगों पर कम हो सकता है? तो उसका एक सोल्यूशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। टेस्ला ने रिसेंटली इंडिया एंटिटी बेंगलोर में शुरू की है, और ऐसे में इलॉन मस्क ने कहा था कि 2021 में टेस्ला इंडिया ज़रूर आएगी। टाटा मोटर्स भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। उनकी टाटा नेक्सॉन ईवी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यही ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है कि अगर पेट्रोल डीजल की प्राइसेस इसी तरह आगे बढ़ती चली जाती है तो लोगों के सामने ईवी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ईवी में भी एक प्रॉब्लम आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफ़ी हद तक कॉपर यूज़ किया जाता है, और अचानक से बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड की वजह से कॉपर की प्राइसेस भी बढ़ रही है। जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हो, रिसेंट टाइम में कॉपर की प्राइसेस तेज़ी से बढ़ रही हैं। अगर यहाँ पर भी गवर्नमेंट कॉपर पर एक्साइज ड्यूटी और लगाना शुरू करती है या फिर कुछ और टैक्सेस लगाती है तो प्रॉब्लम और बढ़ सकते हैं यहाँ पर भी। तो फिलहाल तो सोल्यूशन यही दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रेडी नहीं है। 2 से 3 साल का समय इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने में लग जाएगा, उसके बाद ही इसके बारे में और क्लियर आइडिया सभी को आ जाएगी। सेंटर और गवर्नमेंट दोनों भी टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए काफ़ी ग्रीडी हो रहे हैं, और ये ग्रीड लोगों को परेशान कर रही है। ये परेशानी लोगों की और ज़्यादा बढ़ती है, तो लोग गवर्नमेंट को परेशान कर सकते हैं कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ के, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करना शुरू करते हैं तो ऐसे में गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्ट करने का प्लान है वो यहाँ पर फेल भी हो सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल कम होने से काम नहीं चलेगा। क्रूड ऑयल की प्राइसेस आगे चलकर कम हो भी सकती है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा यूज़ होने लगते हैं तो, लेकिन सिर्फ क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम होने से फायदा नहीं है, क्योंकि टैक्सेस फिलहाल इंडिया का प्रॉब्लम है, ना कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस। तो मेरा मानना तो यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे अल्टरनेटिव्स यहाँ पर लोगों के काम आ सकते हैं, बिकॉज जहाँ तक एक्साइज ड्यूटी और वैट की बात है वो कम होना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही रुकेंगे। हमारा मिशन है कि इंडिया को फाइनेंशियली अवेयर करना, फाइनेंशियली लिटरेट बनाना। हमारे मिशन से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं गिव अवे के बारे में। अगर आप इस गिव में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जिसमें हम एक लकी विनर को देने वाले हैं मैकबुक एयर, और उसकी डिलीवरी मैं खुद आपके घर आकर दूंगा, तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके आपको ऑल सिलेक्ट करना है, जिससे हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस फॉलो करनी है। विनर की अनाउंसमेंट हम 10 मार्च को करने वाले हैं, और वो अनाउंसमेंट हम लाइव करेंगे हमारे व्लॉग चैनल कन्वे व्लॉग्स पर, तो उस चैनल को भी जरूर चेकआउट कीजिए।
आज का ये वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।